भर्ती आ गई, 30 सितंबर को एग्जाम दिया, लोग भागे भीड़ पड़ी, आप क्या करें, आप क्या कर सकते हो, समय तो निकल गया। इसलिए अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, जो पहले शुरू करता है वो पहले समाप्त करने के 100% चांस रखता है। हम लोग ऑलरेडी 8 महीने जोधपुर के अंदर ले जोधपुर के विद्यार्थियों का लगातार दबाव था, इसलिए मैंने मजबूरी में यहाँ पर इस बैच को शुरू किया। अदरवाइज मैं जयपुर में बहुत खुश था। जयपुर में आउटिंग रहती थी, 6 घंटे की क्लास लेते थे और उसके बाद कांड के सोते थे, घूमिया इधर उधर, 6 घंटे बैच किया। अब जोधपुर में हम लोग आ जाएंगे तो जोधपुर में हमारे पास जिम्मेदारियां भी है, और इसके साथ साथ क्या होगा, जैसे अभी हम लोग क्या है कि ट्रांसपेरेंट फेस है, हम लोग चूंकि यहाँ पर हाईली फेस करते हैं, भविष्य के अंदर क्या हो सकता है, इसलिए अगर हम लोग इसके एस्टिमेट करते हैं, वहाँ तो हमारे सारे मौजूद हैं, उसी हिसाब से चलते हैं, क्योंकि कोचिंग की मूल बिल्डिंग है, कोचिंग की मूल वहाँ पर जमीन है, तो वहाँ एस्टेब्लिश है। लेकिन जयपुर की कोचिंग यहाँ पर आई है, और केवल इस उम्मीद के साथ नहीं है कि विद्यार्थी वगैरह कहना था सब हमारा लॉस ना हो जाए। और मुझे भी लगा जब कल परसों पढ़ने दिन में जो फर्स्ट ईयर की भर्ती परीक्षा थी, पिछली बार फर्स्ट ईयर तो राजस्थान में पढ़ाना पड़ा था ही नहीं, मैं तो रेस्ट मोड में संन्यास के रूप में मैं आपको बता दिया, मैं पढ़ाया नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। तो हमने यहाँ सोचा कि जो विद्यार्थी भी फर्स्ट ईयर भी पढ़ना चाहिए तो इस रेगुलर बैच को अगर चाहेंगे उनके लिए 2 यूनिट लगाए गए, एक रिसर्च की और आपने तो किसी पीसी है, उनकी किसी कितनी है, एक ही। फर्स्ट ईयर का पेपर मैंने देखा, सेकंड पेपर का सिलेबस मैंने देखा, पागल हो जाओगे। उसकी संख्या को जब आप गिनोगे तो 400 बार कंपोनेंट जाते हैं, 400 बार उसके अंदर विषय जाते हैं। आपका भी पेपर आप पढ़ सकते हैं, आपकी लाइन को लिख के देखना, एक एक विषय, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, फिर आ जाएगा सेल के अंदर ही बनाना, डिंका डिंका, ऐसे गिनोगे तो 275 बार एक एक टॉपिक है, 275 बार एक टॉपिक का 2 से 3 पेज पढ़ने पड़ते हैं, तो 275 गुणा 3 900 पेज आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको कर मिलेगी सफलता। और ध्यान रखना, सफलता के लिए खाली शिक्षक जिम्मेदार नहीं होता, शिक्षक के साथ साथ सामने वाले जो विद्यार्थी बैठे होते हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं। हमारा तो पढ़ाने का स्तर सबके लिए एक जैसा रहेगा, हम लोग बिल्कुल डाउन टू अर्थ जाकर पढ़ाते हैं, बहुत स्लो स्पीड के साथ हम शुरू करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि 2 शब्द होते हैं, गर्व और घमंड। गर्व इस बात पर होता है जब आपके किए गए कामों का प्रतिफल आपको मिले, घमंड उस बात का होता है जिसको हम बहन के रूप में मान लें। हमें इस बात का गर्व है कि जब 2011 के अंदर हमने पढ़ाना शुरू किया तो राजस्थान के अंदर 2 ही फैकल्टी थी, मैं और प्रमोद जी थे हम लोग। 2011 के बाद जब हमने पढ़ाना शुरू किया लोगों को, आज प्रत्येक जिले में लगभग हमसे पढ़ा हुआ विद्यार्थी 50-60-100 बच्चों का बैच इजीली चला है और चलाएंगे, क्योंकि लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, तो उनको तो ज्ञान ग्रहण करना है। तो मैंने आपको बताया, और ये कोई गारंटी थोड़ी है कि सब जो केवल जोधपुर जयपुर में पढ़ेगा वही पास होगा, जो अपने घर पढ़ेगा वो भी पास हो सकता है। लेकिन हाँ, अंतर इतना आएगा कि सामान्य से औसत, औसत से श्रेष्ठ और श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनने की प्रक्रिया में जब हम बात करते हैं तो फिर से हम बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात नहीं करते हैं हम लोग। लेकिन एक शिक्षक बनने का अधिकार उसे ही है जिसने प्रशिक्षक या शिक्षक के रूप में वो सारी अहर्ताएं अर्जित कर ली हो कि वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर पढ़ा सके। 3rd ग्रेड के एग्जाम को पास करके एक आदमी 3rd ग्रेड बीटेक लगा, 2nd ग्रेड बन नहीं पाया, जिसने 2nd ग्रेड का एग्जाम पास किया वो पढ़ा रहा है, वाह भैया। और लोग पढ़ रहे हैं जोरदार पढ़े बीटेक के लोग पढ़ रहे हैं, जिसने 2nd ग्रेड का एग्जाम पास नहीं किया लोग पढ़ रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? 3rd ग्रेड का एग्जाम तो कचरा काटिए, कोई भी पास कर जाता है। 3rd ग्रेड का एग्जाम क्या है? कचरा काटिए, वेस्ट है, कुछ भी पढ़ोगे तो भी 3rd ग्रेड को पास कर दोगे। बस अंतर क्या है? पढ़ना है। जब तुम पढ़ोगे नहीं तो पास होगे नहीं। तो हमें कम से कम ये तो हो कि हम इस मंच पे खड़े और जिन विद्यार्थियों को हम पढ़ा रहे हैं तो कम से कम ये तो बता सके कि उस मुकाम तक, इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए हमने मेहनत कितनी करी, और केवल एक में नहीं करी तो कैसे भाई, फ्रीक्वेंटली एक के बाद एक कछुए और खरगोश वाली कहानी। तो मेरी उम्मीद आपसे ये रहेगी, यदि आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए सीरियस हो तो काम ऐसे करना। हम भी कभी तुम्हारी तरह बेंचों पर बैठते थे, हम अपने अचीवमेंट्स की लिस्ट को इतना बड़ा कर दें, अचीवमेंट्स की लिस्ट को इतना बड़ा कर दें कि कोई सोच ना सके, कल्पना ना कर सके। केवल यही नहीं सब हम 3rd ग्रेड बन जाए, 2nd ग्रेड बन जाए। हमने तो 1st ग्रेड की नौकरी 14-15 महीने करके छोड़ दी, पसंद यही मेरे को नौकरी। मैंने आरकेसी स्कूल लेक्चरर फुटबॉल कोच के एग्जाम को टॉप करके विजय कॉलेज में मेरी 14-15 महीने दोस्ती रही। फिर मैंने वहाँ देखे
यार कोई उद्देश्य नहीं जीवन का। मैं पहले कोच था तो मेरे सामने हमेशा टारगेट होते थे कि इस टूर्नामेंट में जाना है, उस टीम को हराना है, इस टूर्नामेंट के अंदर जीत कर आना है। प्रैक्टिकल लाइफ थी। वहां जाओ और जाके कुछ भी पढ़ा के आ जाओ। बीपीए डीपीए के विद्यार्थियों को कुछ मतलब नहीं, किताबें खड़े हो जाओ। मैं समस्त लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोशिका एक इकाई होती है जो लिख लिया, हाँ, जो जीवन में मूलभूत रूप से काम करती लिख लिया, हाँ, ओके, कोशिका से लेकर उत्तर पढ़ने। अरे ये तो बता दो उत्तर होता क्या है और उत्तर पढ़ा कैसे है। कोशिका जुड़ी तो उत्तर हुआ, कोशिका लगी तो उत्तर पढ़ा। सब हृदय एक अंग है। अच्छा, हृदय का नाम क्या है? काम क्या है? ये हृदय की तरह काम क्यों नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि ये मूल रूप से अलग उत्तर, ये मूल रूप से अलग उत्तर और ये मूल रूप से अलग उत्तर। ये अपने आप में एक पेशीय उत्तर, ये अपने आप में उपस्थिति में उत्तर, और उपस्थिति में भी दो प्रकार के हाइलीन और कार्टिलेज, एक कार्टिलेज और उत्तर और ये हाइलीन। तो हमको ये पता तो कि सब जीवन के अंदर हम जब शरीर को चलाने की बात करते हैं सब 236 तो दांत हड्डी क्यों नहीं है? क्योंकि दांत के अंदर जीवित तत्व नहीं है, हड्डी के अंदर जीवित तत्व है, इसलिए हड्डी ऊतक है, दांत तत्व ऊतक नहीं है, एलिमेंट है। इसीलिए सारा शरीर दाह संस्कार में चल जाता है, भूल चूक के क्या आते हैं, क्योंकि शरीर का सबसे कठोरतम एलिमेंट है। इन सारी चीजों को हम लोग आने वाले कुछ दिनों के अंदर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अब मैं उस पेज में तो होगी ना कि डेमो मैं बुला के दूं, मैं डेमो कहीं दिन तक मैं जीवन में एक बार डेमो देता, मैं उस डेमो को शीर्ष संस्था के शीर्ष मालिक ने देखा था और वहीं से उन्होंने कह दिया कि रेड कार्पेट में मीटिंग हो गई। उसके बाद मैं डेमो देते थे, हाँ, विद्यार्थी कोई प्रश्न होता आप पूछ सकते हैं। 2 घंटे हुए हम बैठे हुए, ज़्यादा हम कैसे नहीं। और पहली बात बता रहे हैं, आने वाले 7 से 8 दिनों के अंदर हम लोग बैच को शुरू करते हैं। बैच को विद्यार्थियों को बहुत अच्छा डिस्काउंट देंगे। उसके बाद कल्पना मत करना, जैसे हमने जयपुर में कहा था, जैसे जैसे भर्ती पास आएगी फीस भी बढ़ेगी, समय भी कम होगा। जयपुर के अंदर भी जैसे फीस के अंदर 6,000 के अंदर आ गया, तो उन्होंने कहा कि साहब जनवरी में आपने शुरू की तभी। तो देखो शुरुआत के अंदर कोई भी दुकानदार जब सब्जी लगाता है तो लोगों को लग जाता है आ जाओ आ जाओ, और जब कोटा पूरा हो जाता है तो अपने हिसाब से चलता है। तो यहाँ भी वही स्थिति होगी। और आपने से कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछे, फिर हम लोग इस सेमिनार को खत्म करेंगे और आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम लोग बहुत जल्दी विस्तृत बैच को यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों हम लोग करेंगे। सेकंड पेपर सारा मैं कराऊंगा। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने जयपुर की हमारी फैकल्टी देखी, बहुत बड़ी फैकल्टीज है। जोधपुर के अंदर भी हमने ऐसी शानदार फैकल्टीज को हायर की। 2 चीज होती है, एक होता है पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे, नेपथ्य के अंदर। ध्यान रखना, पर्दे के आगे उसी को लाया जाता है जिसका ग्लैमर होता है, जिसका नेम होता है, जिसका फैन होता है। जो नीम की टोटी होती है दिखाई नहीं देती है, तो हमने उन लोगों को बोला है जो नीम कीट है, जिन्होंने बेस बनाया है, जिनसे लोग पढ़े हैं। हर कोई चीज को चल जाओ, आपको फर्स्ट पेपर के अंदर पढ़ाने वाला जो मिलेगा वो 18 से 25 साल तक कर रहा है, 30 साल तक का मिल जाएगा, ठीक है, कोचिंग में पढ़ा रहा है। तो यार तू इतना विद्वान था तो सरकारी नौकरी क्यों लग रहा है? अगर इतने ही विद्वान थे तो सरकारी नौकरी क्यों लगे? क्योंकि सर वो मेरा तो इंटरेस्ट भी था, इंटरेस्ट सब था, सामान भी था, और क्या? अरे भाई सब्जी तुम बना रहे हो 5 किलो और मसाला तुम्हारे पास है 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम मिर्ची, 50 ग्राम धनिया, 5 किलो बन जाएगी क्या? जितना सामान होगा उतनी ही तो सब्जी बनेगी। तो मसाला ही आपके पास रहता है तो सब्जी कैसी बनेगी? 3rd क्लास। और मसाला आपके पास बढ़िया होगा, आधा किलो हल्दी होगी, आधा किलो धनिया होगा, मिर्ची होगी, और फिर उसके ऊपर से गरम मसाला होगा, पुराना होगा, ढीका होगा। जब आपके पास वो सामान है ही नहीं तो हम लोग फिर कैसे कल्पना कर सकते हैं? खैर, मैं इस विषय को नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें मनन चिंतन करना चाहिए कि यदि हम शिक्षक हैं और हम लोग सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी पास नहीं कर पा रहे और सेकंड ग्रेड का एग्जाम पास ना करके हम 3rd ग्रेड की भर्ती को पढ़ा के सब देखो हम बहुत विद्वान हैं। मैं ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा कि पहले अपना एनालाइज कर लो। जब भी आप जाते हो तो चीज देखते हो तो उसका टैग देखते हो कि सब ये डिवाइस की है, कि न्यूमर होनो की है, कि ब्रह्मा की है, कि ढिमके की है। फिर उसको पहन के देखते हो तभी खरीद लाते हो। जब टैग लगा होता है ना तो जरूर नाम बड़ा हो जाता है, लेकिन आप उसको पहन के देखते हो वास्तव में प्रैक्टिकली फिट है कि नहीं, तो आप पैसा देते हो। तो ये तो आपके जीवन के निर्माण की कोशिश है। ध्यान रखना, मनुष्य जीवन में 2 बार जन्म लेता है, एक जब उसने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया और दूसरा जीवन आज से कुछ समय पहले था जब वो शादी करता था। जीवन में 2 ही महिलाएं होती हैं जिनको अतुल्य प्रेम अपने दूसरे विपरीत लिंग के व्यक्ति से होता है। एक माँ जिसने बेटे को नर अवस्था में देखा होगा और एक पत्नी जिसने अपने
पति को नरकावस्था में होता है, इनसे बड़ा रिश्ता संसार के अंदर कोई नहीं होता। तो जीवन के अंदर आज से कुछ साल पहले दूसरा जीवन मानते थे शादी को, आज लोग शादी नहीं करना चाहते, पहले क्या पाना चाहते हैं? सरकारी नौकरी। तो प्राइवेट भी कर लो, कहीं भी चेंज हो जाएगी, अच्छा खासा पैसा मिलेगा सब कुछ, लेकिन कौन सी नौकरी चाहना चाहते हैं? सरकारी नौकरी। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि उसके बाद उनके जीवन का एक नया उदय होता है, उनके जीवन के अंदर एक गतिशीलता आती है, उनके जीवन के अंदर एक स्थिरता आती है जो उनको एस्टेब्लिश करती है समाज के अंदर। इसलिए बड़े बड़े लोगों के बेटे बेटे भी IAS IAS की तैयारी करते हैं। हम लोग जिस स्तर की बात कर रहे हैं, हर चीज की प्रोफेशनल डिग्री होती है। यदि हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक सामान्य शिक्षा हम यूनिट 1 के अंदर पढ़ेंगे, जिसको क्या कहते हैं? एकेडमिक। और एक व्यावसायिक शिक्षा, जिसको क्या कहते हैं? प्रोफेशनल। तो अभी आप जिस डिग्री के लिए बैठे हो, जिस एग्जाम के लिए बैठे हो, वो एकेडमिक है कि प्रोफेशनल है? इस डिग्री के ब्याह पे आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पाओगे या एक सरकारी नौकरी पाओगे? आपकी डिग्री का नाम क्या है? BBA या DPED। तो आप प्रोफेशनल शिक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हो, और प्रोफेशनल शिक्षा में आपके जीवन में उस शिक्षा को जिसका आप व्यवसाय ग्रहण करोगे, तो व्यवसाय जब आपको मिलने जा रहा है, तो हम लोग उसमें क्यों घटिया लेवल की शिक्षा है, क्यों नहीं उच्च स्तर की शिक्षा है? तो ये निर्णय विद्यार्थी खुद को करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। और फिर दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, खाली शिक्षक से ही एग्जाम पास, आपको स्वयं को मेहनत करनी पड़ेगी। ताली बजाने के लिए कितने हाथों की आवश्यकता है? इसको मतलब ये विद्या को सरस्वती को स्थान देगी, ये आपके उस रजिस्टर को रखने के लिए काम आ रही है, जिससे आप जीवन में सफलता पाओगे। आने वाले 1 साल तक आपकी पत्नी, आपका पति, आपका मित्र, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, ये टेबल के ऊपर रखा रजिस्टर होगा। तो ध्यान देना, प्रत्येक वस्तु के अंदर कण कण में क्या है? भगवान। जब आप उस दिन एग्जाम देने जाओगे, तो आपको एक ऐसी बेंच मिलेगी, वो बेंच आपको याद दिलाएगी कि तूने जब कोचिंग की थी तो मेरी जैसी बेंच के ऊपर जोर जोर से हाथ मारे थे। आज तू मेरे ऊपर बैठ रहा है, तो वो वहां सीट रहेगा, यहाँ पे थोड़ी सी दरार, पेन घुसाए टक अंदर, यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा, पेंसिल घुसाई टक अंदर। ये बदल लेगी उस चीज का। इसलिए आज के बाद हमारी क्लास का दूसरा दिन कभी भी बेंच नहीं जाओगे। भगवान ने इसलिए किस लिए दिए? ताली बजाने के लिए दिए, ना कि ट्रेन में जाके। समझ रहे हैं? तो ताली एक तो कभी ऐसे नहीं बजानी है, ताली हमेशा कैसे बजानी है? और ताली तब बजानी है जब अपन एग्जाम पास कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पा जाएंगे, उससे पहले ताली नहीं बजानी। और फिर भी बजा लो तो आपत्ति थोड़ी है, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। हमारे बैच चल रहा था, उसमें हमारे पुराने बॉस आए थे, तो मैंने विद्यार्थियों को कहा था कि जो स्नाउट क्लैप होती है वो कर दिखाओ। तो ये वो कर दिखाया, बड़े खुश हुए। वो यूट्यूब पे वीडियो बड़ा वायरल हुआ। ग्रुप डायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 के अंदर। समूह गति की, समूह के अंदर एक गतिशीलता होती है। समूह निर्धारित करता है कि गतिशीलता कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। 268 एक बैच था हमारे पास, जिस बैच को मैंने शुरू किया था 1 फरवरी 2018 को। कह रहे थे सब भर्ती कब आएगी? समूह गतिशीलता एक प्रॉपर एक कास्ट को बेस करते हुए और प्रॉपर एक थॉट को बेस करते हुए और एक जैसी उन्होंने अपनी टीम की बनाई कि हमको किसी भी कीमत पे भर्ती में लगा। 268 में से 238 बच्चे उस बैच से लगे और यहीं आसपास मारवाड़ में पोस्ट है। ऐसा बैच बनाना यदि बनना हो, खाली अपने बारे में कल्पना करो कि बाकी का पास हो जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया की और इन में हम लोग पढ़ेंगे शरीर के दो हिस्से, दायां और आगे और ऊपर और हम पढ़ेंगे आधा आगे आधा ऊपर आधा। यही 3 लाइन होते हैं, फ्रंटल, सेजेंटल और हॉरिजॉन्टल। शायद के फैंस हवा में सीट की होती है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये बात है, सेजेंटल के साथ फ्रंटल और फ्रंटल के साथ सेजिटल, हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल। 3 एक्सिस और 3 प्लेन आते हैं, 3 लीवर होते हैं, 3 न्यूटन के गति के नियम होते हैं। सारी चीज अधिकतम कितनी आएगी? 3। तो हम लोग प्रयास करेंगे उस लेवल तक जाने का जिसमें आपका पड़ोसी निर्धारित करेगा कि आपका भविष्य कैसे होगा। यदि आपका पड़ोसी हर आधे घंटे में देखता है कि अब क्लास खत्म होगी, तो आप भी उसके साथ खत्म हो। और यदि आपका पड़ोसी कहता है कि नहीं, क्लास खत्म होने के बाद अपन घर पर चलेंगे और आपस में ग्रुप डिस्कशन करेंगे, समूह
गतिशीलता और सामाजिकीकरण। समाज निर्धारित करता है कि आपको हम रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। दो टॉपिक है, तीन पेज के, लेकिन मूल मंत्र मैंने बता दिया। समूह की गतिशीलता समूह की मानसिकता कहलाती है कि आप आतंकवादियों की देश के वीर सेनानी। और सामाजिकीकरण में 5 चरण होते हैं जो कहते हैं समाज के इन चरणों के लिए आप अपनाओगे तो आप समाज के सदस्य हो, नहीं तो आपका समाज में स्थान नहीं है। जेल इसी कंसेप्ट को बनाए। यदि आप समाज के बनाए नियमों को मानते हो तो समाज, नहीं है तो आपको समाज से अलग कर देते हैं। जेल को कोई मारते पीटते कूटते थोड़ी है, बस आपको अलग कर देते हैं। न घर का खाना मिलता है, न घर का बिस्तर मिलता है, न घर के बच्चे पति पत्नी माता पिता की शक्ल देखने को मिलती है। समाज से अलग करके आपको बताया जाता है कि आपको कैसे निर्वासित जीवन जीना है। बाकी जेल के अंदर कोई मार पीटा थोड़ी है। तो आप निर्धारित करना, यदि आप बैठे हो आपका पड़ोसी बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत सीरियस होना चाहिए, और ना केवल पड़ोसी बल्कि पूरा ग्रुप जो ना वो ऐसा होना चाहिए कि ये खाने का पूरा ग्रुप पास करे। और ध्यान रखना, बहुत सारे लोग मेरा रजिस्टर तो मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। क्यों? तेरी मम्मी फोटो है, किसी को नहीं दिखाऊंगा। अरे लिखा तो सबको एक रहे हैं, सबको लिखना, रजिस्टर करना, सबको बांटना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना कि घटता है। और ध्यान रखना, टीचर बनने का प्रयास करना। जब आप टीचर बनोगे दूसरे को सिखाने का प्रयास करना, तो जब टीचर स्वयं टीचर बनता है तो टीचर बनने के लिए उसको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। इसी क्लास में 15 मिनट में आ जाना, 4-5 जन पढ़ना, आ जाओ रे, पढ़ाता हूँ। देखो आपको कितने प्रकार की होती है, अरे वेरी गुड, आप तो बहुत सच्चे चढ़ाते हैं। ऐसे भी आएंगे कहीं, तो कोशिश करना है कि हमको उस लेवल पर चलना है। अब बताओ कब से बैच शुरू करें? आते तो तुम्हारे पास घर जाके सो जाएंगे। ऐसी आया था, ऐसी कैसी करने बैठ गए। आते तुम में से कहीं पढ़ रहे होंगे ऑलरेडी कि आज तो संडे अपनी क्लास है ही नहीं, आनंद लेके आते हैं कि देखे सही कैसे हैं, हमको पता है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो एक प्रॉपर आपको समय दिया जाएगा। दोपहर 2 के बाद का आपका समय रखा जाएगा। 2 बजे से लेकर जब तक भी आपकी फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर की क्लास चलेगी तब तक हम चलाएंगे, और बहुत विस्तृत तरीके से चलाएंगे। एक चीज और है, जब व्यक्ति अपने घर से बाहर पढ़ाता है और अपने घर के अंदर पढ़ाता है, घर की जिम्मेदारी ज्यादा होती है या बाहर की? ब्याह हो गया तेरा? घर की संभालने पहले बाहर की संभालने। घर की जिम्मेदारी ज्यादा होती है ना कि बाहर की। दूसरे की थाली में हमेशा क्या दिखता है? घी ज्यादा दिखता है। दूसरे की टीवी हमेशा सुंदर दिखाई देती है। कृपया अपने घर की टीवी पर ध्यान दें, ठीक है? अब ये दूसरी बात है, वो 85 इंच की है कि 75 इंच की है कि 55 इंच की है। जितनी बड़ी टीवी है उतना ही ज्यादा आपको पिक्चराइजेशन क्लियर होगा। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम लोग अपने इस विषय को पढ़ाएंगे। आप में से कोई भी विद्यार्थी जल्दी से कुछ पूछना चाहे तो जल्दी जल्दी हम क्लियर कर देंगे। फटाफट जल्दी बताइए, बैठ के पूछो। ये प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स के अंदर विद्यार्थी पहले पैसा देकर पढ़ने के लिए आता है। तो जब पहले पैसा देकर पढ़ने आता है, एक इस पंखे को ऐसे करना पड़ता है ना, थोड़ा सा इस वाले को, तो जब वो पैसा देकर पढ़ने के लिए आता है ना, तो फिर विद्यार्थी की जिम्मेदारी ज्यादा और शिक्षक की कम हो जाती है। क्योंकि आप सामान्य डिग्री लेने दिया है, सामान्य डिग्री में तो आपको 36% पे 3rd डिवीजन, 48 पे 2nd डिवीजन और 60 पे 1st डिवीजन कर देते थे पुराने जमाने में। अब 90 से 100 के बीच में A+, B+, C+ ऐसे करके कैटेगराइजेशन कर देते हैं। तो जब हम व्यवसायिक कोर्स के अंदर होते हैं तो विद्यार्थी की जिम्मेदारी ज्यादा। तो न तो आपको यूरिन वगैरह के जाने के लिए पूछने की आवश्यकता है, चुपचाप खड़े होकर जाए, चुपचाप खड़े होकर जाए। जितनी देर आप क्लास से एब्सेंट रहेंगे, नुकसान शिक्षक का नहीं, किसका होगा? विद्यार्थी। दूसरी बात, कभी भी खड़े होकर प्रश्न नहीं पूछना, क्योंकि आप यहाँ पर विद्यार्थी नहीं हो, यू आर ऑलरेडी ट्रेंड टीचर। आप लोगों ने लेसन प्लान लिया, वहां पर आपको लेसन प्लान में शिक्षक का दर्जा दिया गया था। शिक्षक के रूप में आपने विद्यार्थी को समझाया। तो ये विद्यार्थी की कक्षा नहीं है, ये प्रस्तावित बनने वाले शारीरिक शिक्षकों की क्या है? कक्षा। तो शिक्षक, ये दूसरी बात हो सकती है कि भाई हम उम्र में थोड़ा सा आपसे ज्यादा हो गए, ज्ञान हमने, कभी हम भी तो बेंचों पे बैठे थे, कभी हमको भी ऐसे ही आता था जितना तुमको समझ में आता है। करत करत अभ्यास के और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप पूछो। नहीं, तुम सामने बैठोगी, मैं खड़ा हूँ। ये ऑफलाइन कोर्स चलेगा। ऑफलाइन क्या कह रहे हैं?
क्या ऑनलाइन जो लोग पढ़ रहे हैं, पहले एक बार उनसे आप पूछो कि उनके समझ में कितना है। लोग क्या करते हैं कि जीवन की इस निर्णायक लड़ाई के दौर में, जहां पर आपको पहला वेतन 65-66 हजार मिलेगा, कि यार मंडे थे ऑनलाइन तो 3000 मिल रहा है, ऑफलाइन 25,000 मिल रहा है, क्यों करें? एक बार पढ़ के पूछो ना यार, एक्सपीरियंस लो। पढ़ने वाला फिर भी पढ़ेगा। हमारा रिकॉर्डेड कोर्स 6 साल पुराना चल रहा है, 6 साल पुरानी गाड़ी चल रही है, लोग खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अरे 6 साल में 20 बार ग्रीस कर लिया मैंने उस गाड़ी की। कोर्स को 20% ज्यादा रिनोवेट कर दिया, और पढ़ाने का तरीका 50% ज्यादा, और समझाने का तरीका 100% ज्यादा सुधार दिया। तो ऑनलाइन नाम की चीज का मैं तो सख्त विरोधी हूं, लेकिन फिर भी विद्यार्थी पढ़ना चाहे तो वो उसकी इच्छा। यहां जो बैच चलेगा वो ऑफलाइन बैच चलेगा, उसके बारे में भी आपको मैनेजमेंट जो है विस्तार पूर्वक बता देगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन में समझ का स्तर 300 गुना अलग होता है, 300 गुना अलग है। जब तक विद्यार्थी को अपने शिक्षक का चेहरा नहीं दिखता, कोच को, खिलाड़ी को कोच का चेहरा नहीं दिखता, तब तक वो प्रेरणा। हम लोग पढ़ेंगे अवार्ड और रिवार्ड। जब हम लोग पैसे की बात करें तो रिवार्ड, और जब हम शाबाशी की बात करें तो अवार्ड। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर हम लोग इनको पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी प्रेरणा का एक चैप्टर आएगा, मोटिवेशन का चैप्टर आएगा, वो कहता है कि ज्ञान के समझ के 2 स्तर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष माध्यम में आपके ज्ञान का स्तर कम, और प्रत्यक्ष माध्यम में आपके ज्ञान का स्तर अधिक होता है। सेम ऐसे कैसे हम लोग कोशिका के अंदर पढ़ेंगे एक थ्योरी को, जिसको फ्लूइड मोजेक मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड मोजेक मॉडल। मोजेक का मतलब होता है अणु, और फ्लूइड का मतलब होता है पानी। और मॉडल किसको कहते हैं? मॉडल कहते हैं एक आदर्श संरचना को, एक आदर्श संरचना। जैसे हमने मन में कल्पना करी कि मैं खिलाड़ी बनूं सचिन तेंदुलकर जैसा, तो सेम ऐसे कैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का आदर्श होगा, क्रिकेट का मॉडल। ऐसे पिक्चरों के अंदर जो पिक्चराइजेशन के अंदर मॉडल होती है, मेल और फीमेल, उनका एक आदर्श होता है, जिसको हम एक इंडेक्स कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। कि शरीर के अंदर बॉडी, शरीर, मास का मतलब द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान होना चाहिए। हड्डियों का द्रव्यमान, हाइट इतनी, मांसपेशियों का इतना, वसा का इतना। और इसीलिए मॉडल चाहे काली हो या गोरी, उनका रंग नहीं देखते, उनकी बॉडी फिजिक को देखते हैं। मॉडल का वास्तविक अर्थ होता है आदर्श संरचना। तो फ्लूइड मोजेक मॉडल ये कहता है कि कोशिका के अंदर, कोशिका के अंग उसी प्रकार से गति करते हैं जिस प्रकार से समुद्र के अंदर, पानी के अंदर बर्फ का टुकड़ा, वो 90% तो अंदर होता है, 10% बाहर होता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर भी केवल 10% जो हिस्से हैं वो चलायमान हैं, और इसी को हम लोग मस्तिष्क के कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस स्तर कहते हैं। 90% हिस्सा में से 80% अनकॉन्शियस, हमने जागृति नहीं किया, केवल 10% का प्रयोग कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षण को भी जब हम लोग पढ़ेंगे, शिक्षण के 3 प्रकार आएंगे, सामान्य और विशिष्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, समूह और व्यक्तिगत। घरों पे कोचिंग चलती, सॉरी अभी हम बैठे कोचिंग पे, घर में क्या होता है? ट्यूशन। शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं, और तीनों प्रकारों की विशिष्टता बताई गई है। समूह शिक्षण व्यक्तिगत से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पड़ोसी को देखकर पड़ोसी सीखता है, खरबूजे को देखकर कौन रंग बदलता है? जैसी संगत वैसी। आपका पूरा ग्रुप पॉजिटिव तो पूरा का पूरा बैच लग जाएगा। सामान्य और विशिष्ट शिक्षा, जो हमने ग्रेजुएशन में थी, वो सामान्य शिक्षा। ग्रेजुएशन के बाद कोई गया आईआईटी करने, कोई गया जेईई करने, कोई गया बीपीएड करने, कोई गया बीएड करने, और कोई गया आईटीआई करने। विशिष्ट शिक्षा। तो अभी आप कौन सी शिक्षण पद्धति बैठे हो? विशिष्ट। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जब संवाद का मामला आमने सामने हो, सीखने का स्तर ज्यादा। अप्रत्यक्ष जब सिखाने वाला कोई और हो, आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे को 50 बार बोल दो कि बेटा बिजली के स्विच के हाथ मत लगा, जाएगा 50 बार। एक बार गलती से करंट लग गया तो जिंदगी में दोबारा नहीं जाएगा। सीखने के स्तर। और इसी को थॉर्नडाइक ने 3 नियम कहा था। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम, मैं चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हूं, जब तक विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार नहीं है, सीखना सरल होगा या कठिन? प्रभाव का नियम,
यदि शिक्षक अच्छा है और कक्षा में बैठने से आनंद आता है तो सीखना सरल, और यदि आनंद नहीं आता है तो सीखना कठिन। सीख तो जाओगे लेकिन सरल और कठिन। और अभ्यास का नियम, चाहे कितना ही पढ़ लेना, घर पे जाके रिवीजन नहीं करोगे तो चीज याद नहीं रहेगी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुधा। तो यहाँ पर आपके ऑफलाइन बैच चलेगा। ऑफलाइन बैच के माध्यम से हम लोग कक्षाएं संपादित करेंगे। जयपुर का जो ऑनलाइन कोर्स है वो आपको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, जो लोग हमारे यहाँ पर जुड़ेंगे। तो उसके अलावा और कोई प्रश्न हो? देखो, 7 में केवल एक ही चीज होती है, 7 फेरे। 7 फेरे के अलावा जीवन में कोई चीज साथ नहीं होती। हफ्ते में 2 दिन तो मेरे को जयपुर जाना है, तो उस दिन पूरा फर्स्ट पेपर चलेगा। जिस दिन यहाँ पर रहेंगे हमारी थोड़ी क्लास ज्यादा होगी, फर्स्ट पेपर की कम हो जाएगी। पैरेलल कहो, समानांतर। इसके लिए शब्द क्या बना है? समानांतर, कि दोनों समानांतर चलेंगे। लेकिन फर्स्ट पेपर बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए उसमें आपको थोड़ा समय लगेगा। ड्यूरेशन भी बता दें, बता दें कितने घंटे पढ़ना चाहते हो पीरियड? 6 घंटे। 6 पढ़ा दें, हमारे क्या पढ़ा देंगे। और ज्यादा पढ़ना चाहोगे और पढ़ा देंगे, और कम पढ़ना चाहोगे कम पढ़ा देंगे, जैसे तुम्हारी इच्छा है। हमारे जयपुर में जब मैं 1-1.5 घंटे क्लास लेता था तो विद्यार्थी कहते हैं हमारा तो आपकी क्लास में आनंद आता है, समय बढ़ाओ। हमने समय बढ़ा दिया तो 5 घंटे आते हैं, उनको लग रहा है कि अब कोर्स पूरा हो रहा है। यही रोक दो ना, क्यों मेरे को? आप ही तो कहते थे लंबी लंबी क्लासें लो, फिर हमारा तो कोर्स पूरा हो जाएगा। तो कोर्स तो एक दिन पूरा होना है ही, क्योंकि फिर हमारा तो एग्जाम 1 साल बाद है। तो भाई उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, 1 साल बाद है दोबारा जो बैच लगेगा उसमें आ जाना। लेकिन एक बार तो कोर्स पूरा कराना ही पड़ेगा। और कोई बात हो तो पूछो। 7.5 मिनट मेरे जीवन का नियम है। मैं जो 17 खेल उनको नहीं बढ़ाता, ये मेरा प्रिंसिपल है। उनके लिए आपको कोई और फैकल्टीज प्रोवाइड करा दी जाएगी। ट्रैक व्रैक भी जैसे हमने जयपुर में आर्यल मंडिया जी बहुत बड़े कोच रहे, उन्होंने बहुत शानदार कंसेप्ट क्लियर कर दिया। फिर भी हमने विद्यार्थियों को 20 मिनट में ट्रैक बनाना सिखाते थे। ट्रैक कुछ भी नहीं है। जब ट्रैक का निर्माण करते हैं ना, तो ट्रैक के 2 हिस्से होते हैं, एक तो सीधा और एक गोल। सीधे हिस्से को अलग निकाल लो, गोल हिस्से को अलग निकाल लो। सीधे हिस्से के लिए एक स्ट्रेट होती है जिसको हम लोग आधार कह देते हैं, आधार, लंब और कर्ण। और गोलाई के लिए हमेशा गणित में क्या बनी है? त्रिज्या। और त्रिज्या निकालने का एक सूत्र बना है 2 पाई आर। 2 पाई आर और पाई का मान फिक्स होता है। आर जितनी निकालनी है उसके लिए हमको कर्व चाहिए होता है। सब कर्व कितने? अब एक कर्व भी निकालो चाहे 2 कर्व भी निकालो। तो ट्रैक की जो 2 भाग होते हैं, गोले और सीधे, क्या क्या होते हैं? गोले प्लस सीधे। सीधे को लोग फिक्स कर लेते हैं, 80 और 80 कर लेते हैं 2 भाग, क्योंकि ट्रैक में 2 भाग कैसे हैं? सीधे। और 80 और 80 को ट्रैक होता है कितने मीटर का? 400 मीटर में से इसको घटा देते हैं 160। तो गोल इससे कितने आ गए? 240। गोल कितने होते हैं? 2। तो 2 का भाग दे देते हैं। तो 120 का तो एक कर्व, 120 का दूसरा कर्व, 80 की एक स्ट्रेट और 80 की एक स्ट्रेट। ये ट्रैक है। बनाना कैसे? बनाने के लिए गणित का एक नियम, आधार, लंब और कर्ण। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वो निकाल लो। और निकालने के लिए हमने अभी पढ़ा कि एक लाइन सीधी होती है। ट्रैक जब बनाते हैं तो उसके 2 हिस्से, गोल और सीधे। तो गोल और सीधे के लिए सबसे पहले बीचों बीच क्या करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। स्ट्रेट लाइन का मान कितना था? 80 मीटर। 80 के बीच में भाग दे देते हैं, 2 हिस्से कर देते हैं, 40 और 40। फिर यहाँ से हमारे पास एक लंब फिक्स होता है जिसको 2 पाई आर से निकालते हैं, 37.88। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से एक चाप लगाते हैं, कितने मीटर की? 37.88 की। ये हमने लाइन खींच दी, ये 80 मीटर हो गया। यहाँ से एक चाप लगे 37.88, यहाँ से एक 37.88, यहाँ से 37.88 और यहाँ से 37.88। कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए एक सूत्र है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और दोनों के चारों तरफ हम क्या लगा देते हैं? ब्रैकेट लगा देते हैं। ये हो जाता है। आधार हमारे पास 80 मीटर था, लेकिन 80 के हमने 2 भाग कर लिए थे। कितने? 40। तो कुछ भी मत करो, 40 का स्क्वायर कर दो। रेडियस हमारे पास सूत्र से आ गई थी 37.88, दोनों का स्क्वायर कर दो। जोड़ जाने के बाद जो आएगा वो लगभग आएगा 55.41 के पास। तो 41 के पास आएगा। हमने 80 मीटर क्या खींची? सीधी रेखा। और यहाँ से हमने कितने का चाप लगाया? 37.88। और यहाँ पर कितने का लगाया? 37.88। ऐसे कैसे? यहाँ 37.88 और यहाँ 37.88। अब बीच में से पकड़ लो।
और हमने अभी निकाला था 55.41, एक चाप यहाँ से, एक चाप यहाँ से, एक चाप यहाँ से, एक चाप यहाँ से, इनको मिला तो ये लो 1.22 की होती है लाइन, यहाँ से इस चाप में 1.22 जोड़ते जाओ, 1.22 जोड़ते जाओ, 1.22 जोड़ते जाओ, 8 बार जोड़ते जाओ और इन लाइनों को आपस में मिला दो, तो ये ट्रैक बन गया। दौड़ दो, इतना सा ट्रैक है, 40 घंटे लेते पढ़ाने में। बोलो, मात्र 4 मिनट के अंदर हम लोग ट्रैक को बता देते हैं। फिर जब लिखाने का दौर चलता है तो 2-3 घंटे की क्लास हो जाती है, क्योंकि लिखने में समय ज्यादा लगता है। आया समझ में ट्रैक? फिर ये ताड़ियां के यहाँ हाथ रखने के लिए हो यार, बड़े मतलब अलग किस्म के आदमी हो। जब बजाना नहीं होता तब तो बजाते हो, और जब हम कह रहे हैं बजाओ तब बजा नहीं रहे हो। चाहते क्या हो? ठीक है, बजा लेना, समय दिया जाएगा। आगे 6-8 महीने यही काम होगा जब हमारी कोचिंग चलेगी, क्योंकि कभी होली आएगी, कभी दिवाली आएगी, कभी जन्माष्टमी आएगी, तो 1-2 भी अवकाश भी होगा। बताएं, अंग्रेजी पढ़ा देंगे हम, शक्ल से काले हैं लेकिन हमारी पैदाइश जो इंग्लैंड की है। तो कहते हैं ना, हमारे पास दिल्ली विश्वविद्यालय की एक लड़की थी, वो हिंदी मीडियम पढ़ती थी, उसको जो लाइन समझ में नहीं आती थी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते थे। जब मैं NIS करने गया था तो मैं 6 महीने का स्पोकन इंग्लिश कोर्स करके गया था। लेकिन जैसा लोकतंत्र के अंदर सर्वाधिक संख्या निर्णय करेगी, हिंदी तो हिंदी, अंग्रेजी तो अंग्रेजी। यदि पढ़ने वाला विद्यार्थी अंग्रेजी का 1 होगा और 149 विद्यार्थी हिंदी के होंगे, तो माध्यम क्या होगा? हिंदी। तो उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई लाइन समझ में नहीं आए तो पूछना, मैं हाथों हाथ बता दूंगा। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। इसमें क्या है? वो सीता है, शी इज सीता। एक वचन को सिंगुलर, बहुवचन को प्लूरल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 टेंस है, 4 फॉर्म है। जो कहोगे पता नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बहुतायत में लोग, भाई आप लोग अंग्रेजी के विद्यार्थी हो कि उर्दू के? मारवाड़ी में भी अभी मैं इन लोगों को ये कहूँ कि एक शब्द को मुझे बताएं तथ्यात्मक रूप से। अभी हमको पता नहीं तथ्यात्मक क्या, इनको देखिए, हमको हिंदी वाली नहीं, मारवाड़ वाली हिंदी पढ़ो, पढ़ाते कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, यदि आपको अंग्रेजी मीडियम की हो, और देखो 90% अब आपको प्रयास करूंगा, 10% हम करेंगे, क्योंकि जो भी सारी चीजें, वैसे जब हम लोग पढ़ाएंगे, मैं आज स्लाइड्स लेके नहीं आया, ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो हमसे जयपुर वाले बैच के विद्यार्थी इसलिए परेशान है कि सब अंग्रेजी के शब्द आप हिंदी के साथ बहुत ज्यादा रहे। तो हमने उनको कहा कि भाई अंग्रेजी के शब्द हम हिंदी में बहुत ज्यादा नहीं दे रहे। 2013 की भर्ती के अंदर 2 प्रश्न आए, हिंदी के अंदर है शरीर संरचना विज्ञान, ठीक है, और हिंदी के अंदर है शरीर कार्याकी विज्ञान। अब इसी को कह देते हैं एनाटॉमी और इसी को कह देते हैं फिजियोलॉजी। और ऐसे कैसे 3 शब्द आए थे, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका विज्ञान, अंग्रेजी में उसको कह देते हैं साइटोलॉजी। तो जो हम विषय पढ़ने जा रहे हैं ना, इस विषय के अंदर केवल अंग्रेजी को हिंदी में पूछा जाता है। पिछली भर्ती परीक्षाओं में 20 प्रश्न पूछे गए। सब मांसपेशी विज्ञान किसे कहते हैं? मायोलोजी। अपन सीता को SITA लिखते हैं, यहाँ पर सामान्य विज्ञान और मेडिकल साइंस में उसका नाम क्या है? कि सब शरीर संरचना विज्ञान को क्या कहते हैं? एनाटॉमी। हिंदी को अंग्रेजी में पूछते हैं, और इस पेपर में कुछ भी नहीं है, केवल अंग्रेजी और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हर एक शब्द की हिंदी के साथ लगभग 99% अंग्रेजी आएगी। लेकिन कुछ ऐसी भी यूनिट रहेगी जहां पर हमको 70% हिंदी और 30%, बाकी सब में 50-50% रहेगा। और बताइए, बोलो पूरा हफ्ते में कितने दिन क्लास लगेगी? जितने दिन तुम चाहोगे, बोलो। 2 दिन तो जाऊंगा मैं, जयपुर में छोड़ के थोड़ी जाऊंगा। जयपुर वाले मिलने पहले तुम तो आज आके बैठे हो, वो तो जनवरी माह में बैठ गए थे, तुम तो आज आके बैठे हो, ये तो ठीक है। और उन्होंने भी कहा कि सर नहीं जाना चाहिए आपको भी जोधपुर, तो जाना पड़ेगा। मुख्य काम तो हमारा जयपुर में ही है, मैं तो करने के मूड में नहीं था। एडजस्टमेंट चलेगा, दौरानी जिठानी, आधी सब्जी दौरानी बनाएगी, आधी जिठानी बनाएगी। जिठानी बड़ी है तो दौरानी को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। तुम्हारी जिठानी कहाँ पे? तुम कौन हो? तो जैसा है दर्जा दिया जाएगा। और बताओ, ये सब सेकेंडरी थिंग है। कितने दिन पढ़ाओगे, कितने घंटे क्लास होगी, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम कितना एफर्ट करोगे ये बताओ मुझे। 100% या 100 से ज्यादा? मतलब एफर्ट में भी तुमने 1% घटा दिया, और यही एफर्ट कहीं और लगाना होता, लड़ने में झगड़ने में, चाय की थड़ी पे, तब तुम कितना एफर्ट लगाते? चाय की थड़ी पे तो तुम जाओगे तो सोच के जाओगे, 10 मिनट कर, बैठ के कितने घंटे आओगे? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ लोड, यानी कि प्रयास की दर। आप काम करने में प्रयास कितना लगाते हैं, सफलता की दर उस पर निश्चित करेगी। यदि आप प्रयास ही नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कुल मिला के मोटी मोटी बात देखो, हम आपको बता दें, आने वाले कुछ दिनों में हम लोग बहुत शानदार बैच शुरू कर रहे हैं, और विश्वास के साथ आपसे कह रहे हैं, दावे के साथ आपसे कह रहे हैं कि हम जब यहां पर कोर्स को पूरा करने वाले होंगे तो आप आत्मविश्वास के उस स्तर पर होंगे, आप इस सेकंड पेपर के सब्जेक्ट के उस स्पेसिफिक विशिष्ट ज्ञान के स्तर पर होंगे, जहां पर जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे आपको लगेगा सेकंड पेपर तो कुछ भी होता ही, और फैक्ट है, ये फैक्ट है। सेकंड पेपर बहुत इजीएस्ट, बहुत शानदार, लेकिन आप कितना प्रयास लगाते हो, आप ये मान के चल लेना, यदि आप हमारी कक्षा के बाद घर पर 2 घंटे दे देते हो तो आप आसानी से 230 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएंगे। 230 का आंकड़ा आप कर देना सेकंड पेपर, 100 नंबर ले आना फर्स्ट पेपर, और 16 नंबर ले आना किसमें, सबके पास होते हैं 16। 230 और 100 कितने हुए? 330, और 16 जोड़ दो 346। राजस्थान के टॉप 500 विद्यार्थियों में आपका नाम। इतना सा एफर्ट कर लेना गारंटी के साथ। 100 पहले पेपर में ले आना, 100 से ज्यादा उम्मीद मैं करता नहीं, और 100 ले आओगे आराम से। और कोई ये गलत में पड़ा कि 100 मैं तो 150 ले आऊंगा, वो असंभव सा काम है। कर सकते हैं यदि आपके पास बहुत ज्यादा समझ का स्तर है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा है 100 लड़के तो ऐसे हैं जिनके पिछली बार 100 नहीं 10,000 लोग ऐसे हैं जिनके पिछली बार 80 का आंकड़ा क्रॉस नहीं हो पाया। आप पूछना पिछली भर्ती के लोगों से कि तेरे सेकंड पेपर में कितने नंबर थे, क्यों तू फर्स्ट पेपर में रह गया, बताएगा खून के आंसू रोके। उनमें से बहुत सारे लोग इस बार भर्ती परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। तो आप इतना सा एफर्ट कर देना, 40 में से 16 तो न्यूनतम होते हैं, 200 में से 50% कोई भी ला सकता है। और मैं तो कह रहा हूं कि इसको छोड़ दो, तुम तो यदि 210 भी लाओगे तो 2018 की भर्ती परीक्षा के अंदर कट ऑफ गई थी 212, तुम तो उससे 100 नंबर ऊपर आओगे। कितने नंबर? 100। और कोई भरोसा नहीं है, यदि फर्स्ट पेपर में 50 नंबर और खींच लो तो टॉप 10 में क्या आ जाएगा, नाम। लेकिन खाली ताली एक हाथ से ताली बजाने के लिए हमको दोनों तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। जितना हम लोग पढ़ाने में एफर्ट लगाएंगे उतना आपको घर पर पढ़कर आपको सफल होना होगा। और मैं वादे के साथ कह रहा हूं आपसे, बहुत इजी है सेकंड पेपर को क्रैक करना, नहीं है तो मैं करा के दिखा दूंगा। मेरा नाम भरत सिंह गुर्जर। नहीं हो कोई कहे कि साहब कैसे करा देंगे, तो हम बताएंगे हम ऐसे कराएंगे। कैसे कराएंगे? ऐसे कराएंगे, क्योंकि करके दिखाएंगे। पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, समझने का तरीका, वो सारी चीज हम करके दिखाएंगे, एक बार नहीं बार बार। और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि अगली भर्ती परीक्षा में से तुम में से ही 4-5 लोग, जैसे मेरा पढ़ाया हुआ एक स्टूडेंट पढ़ रहा है 2018 में, पढ़ा हुआ है मेरे पास 2018 में, आप में से ही बहुत सारे लोग इस डैश पर खड़े होने के स्तर पर आ जाएंगे, और आप में से कुछ लोग मुझको ओवरलैप कर रहे हैं के स्तर पर आ जाएंगे। लेकिन मैं ओवरलैप होने नहीं दूंगा, क्योंकि नीचे से क्या काट दूंगा मैं, एक गुर नहीं सिखाऊंगा तुम्हें, बस बाकी 99 गुर तुम्हें सारे सिखा दूंगा। और आप देखना कितना परिवर्तन आएगा आने वाले कुछ दिनों में। सो जितेंद्र जी आप संभालो, मेरी तरफ से संपूर्ण हो गया है। अंतिम 2-3 प्रश्न कोई पूछना चाहे तो अंतिम बताइए। हाँ ले लो, ये कोचिंग वाले मैनेजमेंट बताएगा, इट्स नॉट माय वर्क। ये सारी चीज आप मैनेजमेंट से डिसाइड करो, मुझसे तो आपकी समस्या जो है उस चीज के ऊपर पूछो। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा,
भगवान यदि आपके एक ही हाथ देता तो क्या आपके शरीर का संतुलन चलता? किन्सियोलॉजी कहता है आधा आगे आधा, इसको हम लोग कह देते हैं फ्रंटल प्लेन। आधा दाएं आधा सैजिटल प्लेन, आधा ऊपर आधा। जब भगवान ने ही हमारे शरीर को दो भागों में विभक्त किया है तो आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड जब आपके दो पेपर को विभक्त कर रही है, एक पक्ष की आप तैयारी करो और दूसरे पक्ष की तैयारी ना करो, उस पक्ष की तैयारी ना करो जिसमें अधिकतर लोग एक एक नंबर से फेल हुए, तो ये आपकी बेवकूफी है, समझदारी। आप भविष्य के उस दौर पर खड़े हो जब 13 सितंबर का दिन आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उस 13 सितंबर को आप निर्धारित करोगे कि आपका पुनर्जन्म हुआ है, और पुनर्जन्म के प्रयास में जब मां अपने पेट में बच्चे को 9 महीने रख के पीड़ा सहती है, तो हम लोग क्यों नहीं 2 पेपर की पीड़ा सह सकते हैं। प्रयास दोनों पक्षों का, फर्स्ट और सेकंड का करने के बाद मेरिट बनेगी। इसलिए मेरी सलाह यह है कि विद्यार्थी दोनों पेपर पढ़ें। फिर भी कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति, कुछ की समय की मजबूरी, किसी के साथ अन्य कोई समस्या, कोई ऑलरेडी उस फर्स्ट पेपर को पढ़ चुका है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आपकी भर्ती नहीं आ जाती, आपको यदि 50 बार पढ़ना पड़े 50 बार पढ़ लेना। जीवन में आगे पैसा इतना आएगा कि आज के पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यदि आज हमने सही जगह पर सही पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो उसका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। इसलिए वक्त की डिमांड यह है कि आप अधिकतम समय एक जगह दें। ऐसा ना हो, देखो खिचड़ी बीमार आदमी को खिलाई जाती है या सामान्य व्यक्ति को, बीमार आदमी को खिचड़ी खिलाई जाती है क्योंकि उसके शरीर के अंदर बीमारियां आ चुकी हैं। अब उसको वेरियस एलिमेंट्स देने हैं। सामान्य व्यक्ति को तो संतुलित आहार देते हैं। संतुलित आहार में भोजन सुबह और शाम का। जब ईश्वर ने ही भोजन को 2 वक्त का बनाया तो हम लोग उसको 1 वक्त का कैसे कर सकते हैं। मेरी सलाह है दोनों पेपर करना, फिर भी एज यू विश, जैसे आपकी इच्छा। और कोई प्रश्न? दोनों पेपर में वो मैं कंसेप्ट क्लियर करके बता दूंगा। पिछली भर्ती तक दोनों में पृथक 40% लाना अनिवार्य होता था। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इस भर्ती परीक्षा का जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद अपन निर्धारित करेंगे। फर्स्ट ग्रेड का भी नोटिफिकेशन देख लेंगे, वो क्या कह रहा है, क्या दोनों पेपर में मिलाकर 40% है, क्योंकि बाध्यता शायद खत्म नहीं गई थी पृथक 40% लाने की। लेकिन मुझे जहां तक ज्ञात है शायद न्यूनतम 40% तो दोनों में मिलाकर लाना ही लाना पड़ेगा। बाकी मैं भी अपडेट करूंगा, क्योंकि मैंने भर्ती विज्ञापन को पढ़ा नहीं। जिस दिन भर्ती आई थी मैंने पोस्ट देख ली, भर्ती विज्ञापन बेरोजगार पढ़ता है कि सब क्या क्या शर्त है, तो मैंने तो उनको पढ़ा नहीं। फिर भी आप कहोगे तो अभी जाकर पढ़ लूंगा। और बताइए, और कोई प्रश्न? तो आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए और आने वाली सरकारी नौकरी में लगने के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 13 सितंबर का दिन आपके जीवन में एक नवीन परिवर्तन लेकर आए। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। आपका और लेंगे, इतना सारा वक्त आपने दिया और भरत सर के निर्देशन में आपके जो डाउट्स थे वो आप सबने क्लियर किए। और अब हम बात कर रहे हैं हमारी जो में जीके पढ़ाने वाली टीम के बारे में। तो सब जीके पढ़ाने के लिए जो फर्स्ट पेपर आपका है उसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर सुरेंद्र पवार सर को, जो कि आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे। राजनीति विज्ञान के भूमिया है और 15 साल इनका एक्सपीरियंस है आरएस, आईएएस और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो ये है मिस्टर सुरेंद्र पवार, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नमस्ते आप सभी लोगों का इस भव्य सेमिनार के अंदर। और बीटीएल की भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है और आप इस भर्ती के लिए आए हो। उसके अंदर आपका एक फर्स्ट पेपर का कोर्स आता है और वो कोर्स है आपके भारतीय संविधान का। शायद उसके 17 से 18 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर के अंदर आते हैं। आते नहीं आते? क्या कम आते हैं? ज्यादा आते हैं? मान के चलो उसके वेटेज जो 17 से 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन का वेटेज होता है, वो जो संविधान का पोर्शन है उसके जो क्वेश्चन बढ़ते हैं आजकल, पहले तो बहुत इजी क्वेश्चन बढ़ते थे, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन की जो सीरीज बढ़ रही है उसके अंदर थोड़ी डिफिकल्टी देखने को मिलती है।
और हम लोग जो तैयारी करते हैं, जो आप पीटीआई की तैयारी करते हैं, आपका सबसे ज्यादा ध्यान रहता है ग्राउंड के ऊपर। क्लियर सी बात है, ठीक है कि नहीं है? आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट को तैयार करने के अंदर इतना ध्यान नहीं देते हो, बट जो एग्जामिनर पेपर बनाता है उस पेपर का लेवल इतना हाई हो जाता है कि जब प्रश्न आता है तो यार क्या पता कहां से पूछ लिया है, कैसा क्वेश्चन आ गया है, समझ में नहीं आ रहा इसका उत्तर कैसे दें। ठीक है कि नहीं है? एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक चीज है, सवाल के अंदर आपसे छोटा सा सवाल पूछूं, अगर आपसे पूछे संविधान सभा में संविधान के निर्माण के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इजी क्वेश्चन। आराम से सोच के उत्तर दीजिएगा। संविधान सभा में संविधान के निर्माण के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11+1। अब 11+1 का मतलब क्या हो गया है जी? 24 जनवरी 1950 लास्ट बैठक थी, मतलब उसका मतलब क्या होगा पूरा? बस दो डेट ध्यान रखनी, आप 11 और 12 की कहानी लेकर चल रहे हो। क्या था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया था। ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर होगा संविधान सभा में संविधान के निर्माण के लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? लेकिन 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, कौन सी बैठक होती है? तो सवाल बनता है संविधान सभा में कुल अधिवेशन सिर्फ क्या लिखा आएगा? कुल अधिवेशन कितने हुए? 12। तो कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो अपने को क्लियर करना होता है कि भाई वास्तविकता क्या है। एक प्रश्न और पूछूंगा, एक बात बताइए, भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माता कौन थे? आराम से सोच के उत्तर दीजिएगा। भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आराम से सोच समझ के जी। है जी? आराम से सोच के। बी एन राव क्यों नाम लिया आपने? हाँ जी, आपने नाम लिया बी एन राव, क्यों नाम लिया भैया आपने? है जी? संवैधानिक सलाहकार। प्रारूप की बात कर रहा हूं मैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कब होती प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। तो यहां पर मैंने लिखा, कोई उत्तर दे रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो कोई उत्तर दे रहा है बी एन राव। तो देखो ध्यान से सुनना, क्या था? संवैधानिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था बी एन राव को, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सदस्य थे क्या? वो विशेष रिक्वेस्ट के साथ जोड़ा गया था। और उसने सबसे पहले उनके द्वारा जो सबसे पहले जो संविधान का प्रारूप बनाया था बी एन राव के द्वारा, विनयगल नरसिंह राव के द्वारा 240 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों का प्रारूप बनाकर तैयार किया था। किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? और बी एन राव ने इस प्रारूप को किसको सौंपा था? प्रारूप समिति को। किसको सौंपा था? तो देखो ध्यान से सुनना, मैं जो लाइन बोल रहा हूं। भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माता कौन थे साहब? कौन थे? कौन थे? लेकिन भारतीय संविधान के संशोधित प्रारूप के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लाइन क्लियर? बताओ, एक सीधा सा सवाल, प्रस्तावना के बारे में सुना? उद्देशिका प्रस्ताव के बारे में सुना? उद्देशिका प्रस्ताव कब पारित हुई थी?
उद्देशिका प्रस्ताव कब पारित हुई थी? है जी? पूरा अरे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो पारित कब हुई थी? 22 जनवरी 1900। और प्रस्तुत कब किया गया था? कौन सी बैठक में? तीसरी बैठक में रखा गया था। उद्देशिका प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उस समय व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति माघ श्री शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2076 द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मर्पित। और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसको बोलते हैं भारतीय संविधान का प्रवेश द्वार। किसका प्रवेश द्वार? तो वही जो भारतीय संविधान का पोर्शन है जो 1919 अधिनियम 1935 अधिनियम और पूरे भारतीय संविधान की कहानी शुरू होगी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। माय नेम इज सुरेंद्र पवार। 15 साल हो गए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हुए और आपको पॉलिटिकल का पोर्शन करवाऊंगा। इसके अलावा मेरी खुद की बुक आती है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को लेकर जिसमें हिंदी पोर्शन और इंग्लिश पोर्शन दोनों आपको देखने को मिलेगा। और यही जो पोर्शन है आपको मार्केट में इजीली से अवेलेबल होता है और इसकी शुरुआत बहुत जल्दी करने वाले हैं। जब बैच की शुरुआत होगी तो आप लोगों के बीच में मैं अवेलेबल होगा। बस बरसात ने जैसे बोला था एफर्ट आप लोगों को भी लगाना है। हम लोगों का काम पढ़ाना है तो आप लोगों को पढ़ाएंगे आराम से। इजीली आप उस चीज को समझो क्योंकि कोई चीज इजी नहीं है। आराम से पढ़ेंगे आपको भी समझ में आएगा और मैं भी आपको पूरा एफर्ट करते हुए पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फैकल्टीज का इंट्रोडक्शन आपको मिला। सुरेंद्र पवार सर से आप मिले। अब हम बात करने जा रहे हैं। हमारे पास मौजूद है हमारी टीम में सर जिनका नाम है PR सुथार, कोच खो-खो नेशनल लेवल पे है आपके और डिपार्टमेंट ऑफ जो आपका एजुकेशन है उसके अंतर्गत। सर मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। प्लीज बिग हैंड फॉर हिम। आवाज आ रही है? राजस्थान के भावी शारीरिक शिक्षक साथियों, आप सबका स्मार्ट स्टडी बोर्ड बाई ईवन में स्वागत है। देखिए आपने सुना होगा हरिवंश राय की एक पंक्ति थी, पथ पर चलने से पूर्व पथ की पहचान तो कर दे। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो स्मार्ट स्टडी जिसकी फैकल्टी है आपने देखी होगी, छोटा सा टेलर था भरत सर, जो शारीरिक शिक्षा का दूसरा नाम है। तो भरत सर दे सकता हूँ क्योंकि मेरे गुरु रहे थे। मैं बता दूं कि भरत सर जो सेकंड पेपर, आपको किसी गाइड को पढ़ने की जरूरत नहीं। जिसने सेकंड पेपर भरत सर से पढ़ा होगा, मैं पढ़ाता मेरे को पता है। मैं जैसे सेकंड पेपर तैयारी करके गया था उस टाइम ये मिशन क्लासेस पढ़ाते, आज से 13 साल पहले की बात है। तो उस टाइम जैसे भरत सर जो सेकंड पेपर पढ़ाने का इनका तरीका था, मजा आ गया फनी अंदाज में। आपको ऐसे ऐसे डायलॉग के साथ में वो बताएंगे कि आप लोगों को मतलब इस प्रकार का फीलिंग होगा कि हम लोग क्या कोई कॉमेडी शोरूम में है क्या। लेकिन नहीं, वो एक कॉमेडी के साथ साथ इस प्रकार की आपको जैसे प्लान और ऐसे समझा के चले गए। आप में से काफी नए थे, ध्यान नहीं दिया, मैं सुन रहा था खुद कि प्लान और एक्सिस को उन्होंने इतना डायलॉग में समझा दिया। उसमें से क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके आरपीएस से कई बार आते हैं। तो वो उनका पढ़ाने का निराला अंदाज है। तो आप लोग सेकंड पेपर जो भरत सर से पढ़ता है तो उसको कोई गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने जब सेकंड पेपर की तैयारी की बता तो आपको, तो आरपीएससी में हमारे सेकंड में सर बता रहे थे 260 का पेपर था। तो 260 में से
260 में से मैंने जो प्राप्त किया था स्कोर वो था 247 पॉइंट सेकंड पेपर की बात करें। और मेरा जो पढ़ने का तरीका था वो यही था, क्लासरूम में जब भी आप बैठते हो 3 शब्द याद रखना मेरे। डिसिप्लिन नंबर 1। भरत सर कह रहे थे मैं टेबल नहीं बजाना, क्योंकि ये टेबल सब कुछ देती है आप। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। आप ऐसे फिजिकल टीचर बनोगे तो आपको पता होगा स्कूल में क्या चाहिए। मेरा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं 10 साल राजकीय सेवा में हूँ, तो 10 साल में बताते मैं सेकंड ग्रेड था, आज फर्स्ट ग्रेड हूँ कोर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो आप लोगों की जब फिजिकल टीचर बन के स्कूल में जाओगे, आप लोग आप में से जो चयनित होंगे, तो आपका जो विद्यालय है आप लोगों के आसपास केंद्रित रहेगा। कि आज फिजिकल टीचर जो पीटीआई सर नहीं आए तो आज स्कूल में सुनसान लग रही है। अरे बात सुन रहे, तो 3 वर्ड जो मैं कह रहा हूँ याद रखना। डिसिप्लिन नंबर 1 क्या है? डिसिप्लिन, अनुशासन मस्ट है। आप स्पोर्ट्स में भी रहो, चाहे किसी फील्ड में चले जाओ, डिसिप्लिन व्यक्ति को बहुत ऊपर लेके जाएगा। दूसरा है डिटर्मिनेशन। दूसरा क्या है? डिटर्मिनेशन। मिस आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आप जिस लक्ष्य के लिए आए हो वो लक्ष्य आपको हासिल करना है। कोई गांव से आए हैं कि ये पेरेंट्स हैं, बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके उनको कोचिंग के लिए भेजा होगा, लेकिन यहाँ के कुछ क्या करते हैं, नाम तो कोचिंग में जा रहे हैं लेकिन यहाँ के चाय के थड़ी पे टाइम को वेस्ट करते हैं। वैसा नहीं बनना आपका। मैं जो 3 चीज बता रहा हूँ ये आप जिंदगी में उतार लेना। नंबर 1 बताया था डिसिप्लिन, नंबर 2 था तो 2 पे क्या था? डिटर्मिनेशन। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है। जो कोचिंग में पढ़ा है वो वापस जाके आप अध्ययन करोगे, वापस ग्रुप डिस्कशन करोगे उसका। तीसरा वर्ड याद रखना, डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है कोई बताएगा? समर्पण। आपको समर्पण करना पड़ेगा। आप यहाँ पढ़ने आए हो कि यहाँ भैया नहीं चल रही है, वो पसीना आएगा थोड़ा, है ना? थोड़ा अपने आप को दबाना पड़ेगा कि भाई मैं जिस रूम में रह रहा हूँ उस रूम में बड़ी बड़ी हवा नहीं चल रही, हवा खाने आए हुए हैं। आप पढ़ने आए हो तो आपको उस प्रकार का डेडिकेशन करना पड़ेगा। तो ये 3 वर्ड लाइफ में आपको बहुत आगे लेके जाएगा। डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन। जिससे व्यक्ति ने तीनों शब्द को अपना लिया है वो बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं शारीरिक शिक्षा के बारे में। तो शारीरिक शिक्षा के बारे में बता दिया होगा, आप सारे बीपीएड डीपीएड करके आए हो तो आप लोगों ने सारा जाना होगा स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा होती क्या है, शारीरिक शिक्षा से क्या होता है। तो आरपीएससी में क्वेश्चन आता है कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कुछ अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको चूज करना होता है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है या सामाजिक विकास होता है, या ऑप्शन आता है उपयुक्त सभी। तो क्या लगना है? या इसी प्रकार थोड़ा किसी को घुमा के दे सकता है शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य या मूल उद्देश्य क्या है। तो इसमें और दे देंगे आपको शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास या व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास। क्या लिखोगे? तो ये जो बातें हैं ये कोचिंग के टाइम भरत सर आपका सेकंड पेपर पूरा लेंगे और बाकी जो फर्स्ट पेपर की फैकल्टी है वो भी अच्छे से लेंगे। और मुझे तो ठीक है, मेरे जितने अच्छे मित्र हैं और भरत सर मेरे गुरु रहे हैं। तो आप लोगों में से कुछ मेरे स्टूडेंट भी देख रहे हैं, तो आप लोग निश्चित होकर के, मैंने कहा नहीं पथ पर चलने से पूर्व पथ की पहचान तो कर ले। आप जिस राह पे जा रहे हो, जिस रास्ते में आपको पता होगा किस प्रकार की बाधाएं आके कैसी तैयारी करनी है, उसके लिए स्मार्ट स्टडी जिन्होंने यहाँ जोधपुर में जो ये बैच स्टार्ट करने जा रही है, इसके लिए शुभकामनाएं। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप भी राजस्थान के भावी पीटीआई शारीरिक शिक्षक को, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि 17 सितंबर 2026 आप सबके लिए अच्छा रहे, आप सबको खुशी लेके जाए, यही मनोकामना है मेरी। धन्यवाद। और कुछ कहना हो तो देखिए, आप सभी युवा साथियों, मेरी एज भी आपकी एज में बहुत फर्क नहीं है। मेरी एज क्या है? जैसे भरत सर का रहते हैं, भरत सर तो बड़े मजाक के अंदाज में कहते रहते हैं ना, मतलब वो क्लास 3 घंटे 3.5 घंटे लेंगे तो पता नहीं चलेगा, 2.5 घंटे चलेंगे कोई पता नहीं।
मेरी एज तो कितनी होगी, 19 साल है। अभी मैं बता दूं आपको, अभी एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट था हमारे दिल्ली में हुआ था, तो मैं जब शॉर्ट्स में खेल रहा था तो मेरे साथ में युवा पीटीए लगे थे। वो कह रहे सर यार इतना फास्ट भाग रहे हो आप। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो मैं तो अभी भी ग्राउंड पे हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ बच्चों के साथ। तो वैसे अभी बता दो ऑल इंडिया दिल्ली में हुआ था हमारे, तो मैं राजस्थान टीम का कैप्टन था ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में। तो मेरे साथ 22 साल का पीटीए था सुरेंद्र है, वो नेशनल खेला हुआ मेरा स्टूडेंट था। तो वो जब मेरे साथ आया रनिंग करने, तो मेरे को सर आप ऐसे कैसे भाग रहे हो अभी भी, कि आप तो सब 40 साल के आसपास होकर लेकिन ऐसे भाग रहे हो जैसे मेरे से भी फास्ट भाग रहे हो। लेकिन मैं बता दूं आप शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आप जब बच्चों को बताते हो कुछ है ना, ग्राउंड से बच्चे आपसे सीखते हैं, आप बच्चों से सीखते हो। सीखने की उम्र क्या है, व्यक्ति जन्म लेने से लेकर मरण पर्यंत तक सीखता रहता है। अब आप भी कोचिंग में आते हो तो आप में भी कुछ अच्छी बातें होती है, पढ़ाने वाला आपसे भी सीखेगा, है ना, कुछ अच्छे गुण है आपसे सीख के जाएगा, कुछ अच्छे गुरुजी है उनसे आप भी सीखोगे। तो सीखने का प्रोसेस अनवरत है, लंबा है, चलता रहता है। तो अब आप लोगों के ब्रेकफास्ट भी आ गया, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है जितेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद और कभी मिलेंगे, थैंक यू सो मच। हेलो, अभी तक भरत सर से मिलना हो गया आपका, केपी सर से मिलना हो गया आपका, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आपके बीच के अंदर एक जीके की एक महारत, एक बहुत बड़ी हस्ती जो राजस्थान के अंदर अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है, और राजस्थान जीके, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा नाम करने वाली जो फैकल्टी है वो हमारे बीच के अंदर है, और मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। डॉक्टर मसूदा परवीन, एक बार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए, जो अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है और हमारे बीच आई है। पधारिए मैडम। थैंक यू वेरी मच सर। इतना ज्यादा जितनी सर ने तारीफ की है शायद उतना तो नहीं है। ये जो ये हमारे पास महारथी मौजूद है, यहाँ बैठे हुए हैं दिग्गज, उनमें सबसे कम मेरा ही है ना। तो कुछ पढ़ना चाहेंगे, विचार है? चलिए आज राजस्थान जीके पढ़ा देते हैं, कुछ पढ़े। चलिए आपका राजस्थान हिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेने में स्टार्ट कर ले, विचार है? नहीं, थोड़ा सा पढ़ ले। चलिए, वैसे मुझे पता है आप लोग थक गए, है ना, फिर भी सुनो, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा। अभी बताया था ना, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब ये तो आपको मंजिल तभी मिलेगी जब भरत सर ने कहा है कि आप अधिकतम समय कहाँ पर बिताएंगे, यहाँ पर। खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलिए पढ़ते देखिए राजस्थान का इतिहास। देखो भाई, बहुत मेरा एक सिस्टम है, मेरी क्लास में सर ने कहा है कि सभी लोग क्या होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ आप लोगों को सीरियस रहने के लिए कहते हैं, लेकिन हम पढ़ाते तो आप सीरियस होते ही नहीं। अभी भी आप हंस रहे थे, सर पढ़ा रहे थे तो भरत सर। और एक बच्ची ने पूछा क्या अंग्रेजी में पढ़ाएंगे? भाई देखो, हमारे बच्चे मारवाड़ी और हम खुद राजस्थान से, वेस्टर्न राजस्थान, और मैं तो प्योर मारवाड़ी। हाँ, तो आपा तो मारवाड़ी भी पढ़ा, और मैडम जो इंग्लिश मीडियम के, डोंट वरी, आई एम नॉट क्वालिफाइड इन इंग्लिश लिटरेचर आल्सो, ठीक है, तो आपको वो भी बता दें, कोई समस्या नहीं। तो अभी देखिए हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। सबसे पहले एक सिंपल सा टॉपिक है, राजस्थान की सभ्यता ले लेते हैं, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफी स्टूडेंट को लगता है कि कैसा है भाई, बोरिंग। हाँ, 2-3 चीजें पूछूंगी, ज्यादा कुछ नहीं है। सभ्यताओं में आपने पढ़ा है, एक सभ्यता है कौन सी, काली। आज पढ़ाऊंगी नहीं, सिर्फ आपसे बातें करूं। एक सभ्यता है कौन सी भाई? अब कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के कहां पर है भाई? हनुमानगढ़ जिले में। और हनुमानगढ़ जिले में स्थित इस सभ्यता को हम कौन सी सभ्यता कहते हैं भाई? कांस्य
कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। चलिए मुझे एक बात बताइए, कांस्य युगीन सभ्यता का क्या राजस्थान में एक ही स्थल है? नहीं, पक्का सोच लो एक बार, क्या राजस्थान में कांस्य युगीन सभ्यता का एक ही स्थल है? एक ही है भाई। बाकी ताम्र युगीन और कौन सा है? लोह युगीन। आप पढ़ते हैं कि कालीबंगा की खोज किसने की थी? किसके द्वारा की गई भाई? अमलानंद घोष के द्वारा। अगला प्रश्न बताइए मुझे, क्या कालीबंगा के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले अमलानंद घोष थे? बताइए, सबसे पहला प्रश्न यही है क्या? पहला व्यक्ति यही था क्या? नहीं था ना। इससे पहले कौन थे? इटली का एक आदमी था जिसका नाम क्या था? टेसिडोरी था। इस बंदे ने सबसे पहले क्या दी थी? जानकारी दी थी। दूसरा प्रश्न, चलिए भाई, कौन सी नदी के किनारे कालीबंगा है? कौन सी नदी है? घग्गर नदी के किनारे। अब ये बताइए, घग्गर नदी के बारे में जानकारी किसने दी? घग्गर नदी के बारे में जानकारी देने वाले कौन है? कौन बताएगा? कोई नहीं? अभी सब नाश्ते में लगे हो? देखिए, स्टाइन साहब थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले किसके बारे में जानकारी दी थी? घग्गर नदी। इस तरह से आपको बहुत सारे, आप पढ़ते हैं उत्खनन करता। कौन बताएगा भाई, कौन कौन है उत्खनन करता? क्या नाम लिखते हैं? बीबी लाल और बीके थापर। अभी आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है भाई साहब, एक तीसरा आदमी और पूछ लिया, बताओ कौन था? बताओ तीसरा आदमी कौन था? किसी को पता नहीं है? बीडी खरे। कौन थे? बीडी खरे। ये थे आपके ये 3 बंदे हैं, इनको आपको क्या करना है? याद रखना है। बाकी हम जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक बार मैं अपनी टीम से निवेदन करूंगी कि यहाँ मंच पर आए और जितेंद्र सर आपको कुछ कंसेप्ट्स बताएंगे और बाकी अक्सर आप लोग भी आ जाइए। जितेंद्र सर, अरे भाई लावा ले लिया जिंदगी का? लेना बाकी है? कदे ले नौकरी ला दी ना? हमारे सही है, मारवाड़ी बात करनी है तो फुल एंजॉय करने का है, पढ़ाई भी करने का है और नौकरी भी लगने का है, ठीक है ना? और हमारे साथ जो हम यहाँ फ्रंट में खड़े हैं, उसके अलावा हमारे साथ बहुत हमारी टेक्निकल टीम भी काम कर रही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हमारे सारे स्टूडेंट्स और डियर फ्रेंड्स का धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो, हाँ जी, अभी आपके कुछ डाउट्स थे, आप पूछ रहे थे कि हम ओनली सेकंड पेपर ले सकते हैं क्या, या ऑलरेडी हमने किसी दूसरी कैंपस में एडमिशन ले रखा है, फीस हमारी जमा हो गई है। वो सारे डाउट्स के लिए आप अपने नंबर नोट करवा जाना। और स्टार्टिंग जो 100 एडमिशन होंगे उनके लिए हम आपको छूट भी प्रोवाइड करवाएंगे कि अगर आपने कहीं दूसरी जगह एडमिशन ले लिया, फीस डिपॉजिट करवा दी, तो आप वो रसीद लेके आ जाना, आपकी वो फीस कम हो जाएगी, ठीक है? और आपका बात दूसरा, दोनों पेपर का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना शानदार रहेगा कि आपको सिलेक्शन तक लेके जाने का हमारा काम है। और वो तो मैंने स्टार्टिंग में भी कह दिया था, कोई इससे रिलेटेड इश्यू नहीं आने देंगे, आप पर्सनली आके मिल सकते हैं। साइकोलॉजी की जो हमारी जयपुर की टीम है वो ही यहाँ पे आए, डॉक्टर संदीप स्वामी सर। क्या चीज? ज्योग्राफी आपकी जयपुर की टीम है। वैसे मैम का नाम ज्योग्राफी में सेलेक्ट है। कल्चर का पार्ट, वो जो भी होगा आपको फाइनल रिपोर्ट मिल जाएगी।